सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फंडामेंटल्स। एंड आज हम बात करेंगे जो आज़ाद भारत में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 और 1952 के टाइम में। 4 महीने लंबे जो हैं ये पूरी प्रोसेस चली थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद के ये पहले इलेक्शन थे। प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी 4 महीने के बहुत कम टाइम में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया। और बहुत ही बड़ी ये एक्सरसाइज थी और बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज भी ये रही है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। तो इंडिया में इलेक्शन का दौर ऐसा नहीं है कि 1951 में ही स्टार्ट हुआ। जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया था, तो 1920 में पहली बार जो है इलेक्शन जो है ज़रूर जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जब रिफॉर्म आया था 1919 का, उसके बाद प्रपोज़ किया गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन जो हैं वो अब होंगे। लेकिन ये इलेक्शंस जो थे ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पर थे, यानी बहुत ही कम लोगों को जो था वोट करने का अधिकार इसमें दिया गया था। सिर्फ जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे या फिर प्रिंसेस वगैरह या जो भी फ्यूडल क्लासेस थी उस टाइम की, उन्हें ही वोटिंग का राइट था और आम जनता को बिल्कुल वोटिंग का राइट्स में नहीं दिया था। और वुमेंस जो हैं वो तो टोटली एक्सक्लूड थी। इसलिए हम इस इलेक्शन को बिल्कुल एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर कंडक्ट किया हुआ इलेक्शन नहीं मान सकते। इसलिए ये इलेक्शन ऑल दो प्रोसेस 1920 से शुरू हो गई थी भारत में, लेकिन रियल इलेक्शन जो है वो 1951 में आज़ादी के बाद ही आए। और दूसरा था कि ये इलेक्शन जो थे कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ने कंडक्ट नहीं करवाए थे, बल्कि गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ही इस इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रही थी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था 1951 के इलेक्शन में और 1920 के इलेक्शन में। तो बात करेंगे अब फर्स्ट इलेक्शन के। तो 1951 से लेकर 1952 के बीच जो है ये इलेक्शन हुए हैं और लोग काफ़ी उत्साहित थे इन इलेक्शनों के लिए। इवन कहा जाता है कि इस इलेक्शन को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया गया और लोग नए नए कपड़े डालकर इस इलेक्शन में आए हुए थे। एंड लड़कियां स्पेशली तो ज्वेलरी से लदी हुई थी, एंड इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पहला इलेक्शन जो था उसमें जो है लगभग 14 नेशनल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया और 63 रीजनल पार्टीज़ यानी 63 लोकल पार्टीज़ जो थी, यानी कुल मिलाकर ये 77 पार्टीज़ जो थी नेशनल और लोकल नेशनल पार्टीज़ ने वो पार्टिसिपेट इस इलेक्शन में किया। और इसमें जो मेजर पार्टीज़ थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी थी हमारी, जिसे जेपी नारायण जी लीड कर रहे थे। उसके बाद किसानों की अलग से पार्टी थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। जनसंघ अलग से पार्टी थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी थी, ये बी आर अम्बेडकर जी की पार्टी थी। एंड कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि एस ए डांगे जी की पार्टी थी। एंड इसके अलावा बीजेएस पार्टी जो थी ये भी थी, काफ़ी मेजर रोल इसने भी अदा किया है। ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी, बीजेएस। ओके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो था जब आज़ाद हुआ इंडिया, और इंडिया ने जो था डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। अगर 1948 के टाइम या 1950s के टाइम में अगर हम देखें, तो जितनी भी कंट्रियां उस टाइम आज़ाद हो रही थी कॉलोनियल एरा से या फिर किसी भी फ्रेंच या यूरोपियन पावर से, जो भी कंट्रियां इंडिपेंडेंट हो रही थी वो सब जो हैं वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं कर रही थी। तो इंडिया ने उन सब के अगेंस्ट जाकर एक बिल्कुल यूनिक चीज़ उस टाइम की कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। और इसके लिए ही सैमुअल हंटिंगटन जो थे, जो कि एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इंडिया के लिए तब एक शब्द कहे थे कि इंडिया इज़ अ ड्रामेटिक एक्सेप्शन, कि इंडिया एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है आज़ाद कंट्रियों के बीच में, जो कि उस टाइम 1950s के टाइम में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। और ये बहुत ही बड़ा स्टेप था इंडिया के जब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके द्वारा। तो अब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना था तो इलेक्शन तो करवाने बहुत ज़रूरी थे, और इलेक्शन करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का जो रिपब्लिक भारत जब घोषित किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट करवाया गया
हर फील्ड में। उससे एक दिन पहले ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी इलेक्शन कमीशन के नाम से, उसे 25 जनवरी 1950 को सेटअप किया गया, जिसका ये काम था कि इंडिया में आने वाले वक्त में फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं ये कंडक्ट करवाने हैं। जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इस इलेक्शन कमीशन के, उनका नाम था सुकुमार सेन। और आज के मौजूदा अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो वो हैं राजीव कुमार। लेकिन उस टाइम जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के, वो थे सुकुमार सेन। और ये तब की इलेक्शन बॉडी जो थी, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी सुकुमार सेन ही अकेले मेंबर थे और अकेले चीफ कमिश्नर भी थे एंड मेंबर भी यही थे इसके, यानी इनको ही सब कुछ मैनेज करना था। आज तो आप अगर देखेंगे तो आज जो है इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन उस टाइम जो बॉडी बनी थी इलेक्शन कमीशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर थे। इसे आगे जाकर 2 मेंबर बॉडी बनाया गया एंड देन कॉन्जिक्यूटिव अमेंडमेंट करके अब ये 3 मेंबर की बॉडी बन चुकी है। और इसने जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मॉडल जो है इलेक्शन के लिए अडॉप्ट किया। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि एक मिनिमम एज रख दी गई 18 साल की एज, और उसके ऊपर चाहे जो भी इंसान होगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कलर से हो, बस उस एज के ऊपर जो भी इंसान होगा उसे वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। इसे कहा जाता है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इंडिया में जो वोटिंग की जो मेथड था, उसके लिए यही मॉडल जो है ये अडॉप्ट किया गया। और जैसा कि हमने कहा था कि 1920 में लिमिटेड फ्रेंचाइजी अडॉप्ट की गई थी, लेकिन इस बार जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मॉडल अडॉप्ट किया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब सेटअप होता है हमारा, और इलेक्शन कमीशन को अब ये रियलाइज़ होता है कि इलेक्शन हम ऐसे तो इलेक्शन करवाए नहीं जा सकते। इलेक्शन के लिए 2 चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। वो था डीलिमिटेशन, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनका डीलिमिटेशन करवाना, और एक बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रेंज कहाँ तक रहेगी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक रहेगी, वहाँ पर कितने लोग आएंगे, कितने एरिया के अंदर के लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, इसके लिए डीलिमिटेशन का होना बड़ा ज़रूरी था। और दूसरा था इलेक्टोरल रूल्स को तैयार करना। पर्टिकुलर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगी उसके अंदर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं, उनका एक इलेक्टोरल रोल तैयार करना। तो ये इन 2 चीज़ों की ज़रूरत जो है वो महसूस हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस टाइम में। तो इलेक्टोरल रोल को तैयार करने की प्रोसेस जो है वह स्टार्ट होती है। और आपको पता होगा कि आज़ादी के टाइम इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ के आसपास थी, 31-32 करोड़ थी, लेकिन राउंड फिगर में कहें तो 30 करोड़ के आसपास थी। और उसमें से जब इलेक्टोरल रोल को तैयार किया गया तो ये देखा गया कि उसमें से लगभग 17 करोड़ जो थे, 17 करोड़ वोटर्स जो थे वो 18 साल से ऊपर थे और वो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे। लेकिन इन 17 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ अगर आप देखें तो 15% लोग ही ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे, जिन्हें की दुनिया की जानकारी थी, और बाकी लोग बिल्कुल 85% पॉपुलेशन जो थी इन एलिजिबल वोटर्स में वो अनपढ़ थी, उन्हें ज्ञान नहीं था इतना ज़्यादा। तो इलेक्शन कमीशन को एक और जो है तब ज़रूरत लगी कि जो अनपढ़ लोग हैं, यानी जो 85% इलिटरेट पॉपुलेशन है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं ना ही उनके नाम से उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकेगी और ना ही किसी दूसरे तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर सकेगी। अनपढ़ लोगों के लिए फिर एक रखा गया मेथड कि हर पार्टी को एक अपना सिंबल दिया गया, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, वो उस निशान से एटलीस्ट अपने उम्मीदवार को पहचान सकें और सही मेंबर को अपना वोट डाल सकें। उसके बाद इस इलेक्टोरल रोल में लगभग जो 40 लाख वुमेंस ऐसी थी जिन्होंने अपने नाम से इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन नहीं की, यानी वुमेंस ने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वाइफ ऑफ समथिंग, वाइफ ऑफ समवन, और यू कैन से, ठीक है, तो वाइफ ऑफ समवन के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई या फिर डॉटर ऑफ समवन के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई। तो इस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, ना कि उन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई।
तो ऐसे वोटर्स को यही कहा गया कि आप या तो मॉडिफाई कीजिए, अपना नाम जो है वो अपने नाम से रजिस्टर कराइए, या फिर ऐसे लोगों का जो कैंडिडेटस जो था इलेक्टोरल रोल में, उसे बिल्कुल रद्द करने के लिए कह दिया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी जो कि सेंट्रल लेवल में 489 एमपीज़ जो थे लोकसभा के लिए, यानी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी वो 499 जो है वो ड्रॉ की गई। और जो एमएलए जो थे स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो इलेक्शन होने थे, वो लगभग 3200 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी वो सारे प्रोविंसेस की मिलाकर वो डिसाइड की गई। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, और जो स्टेट के जो काउंसिल्स थे उनके लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। तो उनके लिए जो थे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, तो उन्हें इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो मेथड जो था वोटिंग का, आज तो ईवीएम्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उस टाइम जो थी ना ही ईवीएम बनी हुई थी और ना ही उनकी एप्लीकेशन जो है वो लग सकती थी। इसलिए मेथड जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो सीक्रेट बैलेट का, यानी पेपर के ऊपर पार्टीज़ के सिंबल बने थे, उसके ऊपर ठप्पा लगाना था जिसको भी जिस पार्टी में वोट डालना है, एंड उसको एक बैलेट में डाल दिया जाता था। और बाद में उन पेपर्स जो है उनकी काउंटिंग की जाती थी, और जिसके भी ज़्यादा वोट होंगे उसे विनर घोषित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जब इलेक्शन अनाउंस हुए, इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उन्हें इनवाइट किया गया कि आप आइए, एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जब खड़े हुए तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो थे इलेक्शन के लिए सेंटर और स्टेट सब में मिलाकर लगभग 17,500 टोटल कैंडिडेट जो थे, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कैंडिडेचर जो है अपना साबित करने के लिए कंपटीशन में खड़े हुए। और ये इलेक्शन की प्रोसेस लगभग 4 महीने लंबी चली। अक्टूबर 25 1991 से लेकर फरवरी 21 1992 तक ये पूरी प्रोसेस चली, और फरवरी 21 को जाकर जो है ये पूरी वोटिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। और जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में जो है इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसमें ये पाया जाता है कि जितने भी वोटर्स थे, यानी 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स जो थे, उनमें से 46% एलिजिबल वोटर्स जो थे उन्होंने ही वोट किया है, यानी लगभग 8 करोड़ के आसपास, 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास लोगों ने ही अपने वोट डाले। ऑल्दो आज के ज़माने में देखें तो ये नंबर बहुत कम लगता है, लेकिन उस टाइम जो है ये बहुत बड़ा नंबर माना जा रहा था, और ये एज्यूम किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों ने जो था इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद एक जो मेन अच्छी जो बात देखी गई थी वो थी कि लार्ज नंबर ऑफ़ वीमेंस जो थी उन्होंने भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और ये पाया गया था कि जितनी भी एलिजिबल वीमेंस वोटर थी उसमें से 40% वीमेन वोटर्स जो थी उन्होंने वोटिंग के लिए जो है वो पहुंची, वहाँ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। ओके, उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं इस इलेक्शन के, तो नो डाउट कांग्रेस जो है, क्योंकि नेहरू एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स जो थे कांग्रेस पार्टी में थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट जो हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था, और गांधी का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंपथी जो थी वो कांग्रेस के साथ रही थी। और तो गांधी जो थे उस टाइम वो ज़िंदा नहीं थे, लेकिन वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे, तो गांधी के भी जितने फॉलोअर्स थे वो भी कांग्रेस की तरफ ही थे, और कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज हुई, और कांग्रेस ने सेंटर में और तकरीबन सब स्टेट्स जो हैं उनमें गवर्नमेंट बनाई। तो कांग्रेस ने सेंटर की बात करें तो 489 में से 364 सीट्स जो थी सेंटर के लिए, यानी एमपीज़ के जो इलेक्शन थे उसमें हासिल की, और मेजॉरिटी से गवर्नमेंट सेंटर में बनाई। और इसके साथ साथ सारी स्टेट में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, और सारी स्टेट में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली। सिर्फ 4 ऐसी स्टेट थी, स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन थे उसमें सिर्फ 4 ही ऐसी स्टेट थी जहाँ पर कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। वो 4 कौन सी स्टेट्स थी? मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, ओडिशा और पेप्सू। पेप्सू जो थी वो पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है इसकी डेफिनेशन है, यानी पंजाब और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ थे उनकी जो पार्टी थी, उनका जो वो एरिया था उसको पेप्सू कहा जाता है। तो इन 4 एरिया में इसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, आल्दो इसने गवर्नमेंट वहाँ भी बनाई। इन 4 में भी इन्होंने कोalition की किसी के साथ और गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई दी, लेकिन इसके अलावा सारी ही जिस स्टेट्स थी उसमें इनको मेजॉरिटी मिली, और इनकी ही गवर्नमेंट सेंटर में भी थी और स्टेट में भी
रही थी। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी इस इलेक्शन में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही है। और ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है कौन रही थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। ओके, उसके बाद जो सेकंड जनरल इलेक्शन होते हैं उनमें भी एक खासियत पाई जाती है। सेकंड जनरल इलेक्शन जो है वो लगभग 1957 में होते हैं। इसमें 47% वोटिंग होती है, यानी वोटिंग की परसेंटेज जो है वो 1% ज़्यादा रहती है पिछले इलेक्शंस के मुकाबले। और यहाँ पर भी कांग्रेस जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, तकरीबन सेंटर में हर किसी को स्वीप दे देती है, एंड स्टेट्स में भी हर जगह गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन इस बार ये आती है कि स्टेट्स में केरला में जो है कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, और केरला में जो गवर्नमेंट बनाती है वो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है केरला में, ये पहली डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट सरकार होती है। अगर किसी भी दुनिया में देखो तो कम्युनिस्ट जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नहीं होती। और केरला की जो गवर्नमेंट बनी थी 1957 में, ये पहली कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही थी। और यही बात जो है, ये सेकंड जनरल इलेक्शंस जो होते हैं हिंदुस्तान के, उसमें एक यूनिक जो चीज़ रहती है वो यही रहती है कि सीपीआई जो है एक स्टेट में गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल हो जाती है केरला में। और ये पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप देखें तो कुछ आखिर में फैक्ट ज़रूर बताना चाहूँगा इलेक्शन के बारे में कि अंबेडकर जो हैं, यानी 1951 के जनरल इलेक्शन होते हैं, बी आर अम्बेडकर जो कि बहुत बड़ी हस्ती जो है, नेशनल मूवमेंट्स से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक देखें तो बहुत बड़ा नाम जो है बी आर अम्बेडकर का होता है। लेकिन 1951 का ये जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, उसमें ये जानकर हैरानी शायद आपको होगी कि बी आर अम्बेडकर जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहाँ पर से ये इलेक्शन हार जाते हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट जो है ये 1951 के इलेक्शंस का रहता है। उनकी पार्टी जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी होती है, उसकी तरफ से ये खड़े होते हैं, ये कांग्रेस की तरफ से तब नहीं खड़े हुए होते हैं। और इनके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये भी कांग्रेस से नहीं खड़े हुए होते। लेकिन बी आर अम्बेडकर की जो हार है वो बिल्कुल सरप्राइजिंग फैक्ट रहता है 1951 के इलेक्शन का। और उसके बाद कांग्रेस सिस्टम जो है 1967 तक कांग्रेस सिस्टम ही चलता रहता है। यानी सेंटर में अगर आप देखें तो पहले रूलिंग के लिए तो रूलिंग पार्टी है ही कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो है हर जगह मेजॉरिटी में है, सेंटर में भी मेजॉरिटी में है और स्टेट में भी मेजॉरिटी में है। लेकिन ये रहता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो होती है 1967 तक वो भी कांग्रेस खुद ही रहती है, क्योंकि तब तक ये रूल था 1967 तक कि कोई भी पार्टी ऑपोजिशन की भूमिका तब निभाएगी जब वो टोटल जो जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 10% सीट नहीं जीत जाती, तब तक वो ऑपोजिशन में नहीं आ सकती। और कोई भी पार्टी जो है 1967 तक ऐसी नहीं थी जो कि सेंटर में 10% सीटें जो हैं वो टोटल नंबर से जीत पाए, इसलिए ऑपोजिशन कभी खड़ी हो ही नहीं सकी 1967 तक। तो 1967 तक रूलिंग पार्टी भी कांग्रेस रही और ऑपोजिशन पार्टी भी कांग्रेस रही, इसलिए इस एरा को कांग्रेस सिस्टम का ही एरा कहा जाता है। उसके बाद 1967 में ज़रूर अमेंडमेंट होते हैं और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, चाहे उसको एक भी सीट मिली होगी, यानी ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टी हैं उनमें से जितनी जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको ऑपोजिशन के लिए मौका ज़रूर दिया जाएगा। और उसके बाद 1989 तक के इलेक्शन तक भी कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट रहती है, मेजॉरिटी में रहती है। इंदिरा गांधी के टाइम से लेके आप राजीव गांधी के टाइम तक देखें तो 1980 तक कांग्रेस जो है थोड़े थोड़े पल के बाद के गैप के बीच गैप ज़रूर मिलते हैं बीच में, जैसे जनता गवर्नमेंट की पार्टी आती है, लिबरल फ्रंट की पार्टी आती है, लिबरल यूनियन की पार्टी आती है। लेकिन कांग्रेस जो है जब भी जीतती है 1989 तक मेजॉरिटी में ही रहती है। लेकिन 1989 के इलेक्शन से लेकर कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस अपनी खो देती है हमारे देश में। और 1989 से लेकर 2014 तक जो है और इवन आज तक भी कांग्रेस जब जीती वो मेजॉरिटी में नहीं जीत सकी। ठंडे घर में क्या ठीक ही होंगे, लाइट तो थी आई। तो
अगर आप देखेंगे उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती तो ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस कभी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती। इवन 2004 से लेकर 2010 के बीच का वक्त जो है, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं कांग्रेस की तरफ से, तब भी कांग्रेस जो है वो यूपीए के कोalition में ही पावर में आ पाती है, मेजॉरिटी में कांग्रेस नहीं आ पाती। और उसके बाद 2014 से तो मोदी एरा स्टार्ट हो जाता है, जब बीजेपी जो है वो लीडिंग 2 सक्सेसिव जो हैं इलेक्शन से उनमें मेजॉरिटी से आ रही है। तो इस तरह से कांग्रेस की डोमिनेंसी जो है वो 1989 के इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म ज़रूर हो जाती है। तो ये था जो हमारे जनरल इलेक्शन थे, पहले जनरल इलेक्शन से लेके आज तक के जो मेन मेन पॉइंट्स इलेक्शन के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं। और आगे हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर की अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पीडीएफ जो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ